हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर, जो हमारे घर के काम को बहुत ही आसान बनाए, साथ ही साथ हमारा समय और पैसा दोनों बचाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की टिप शुरू कर लेते हैं। तो मेरी जो आज की पहली टिप है ना, वो है रोटी या पराठा को लेकर। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना अपने घर में पराठा वगैरह बनाते हैं, और बहुत से बच्चे जो बिगनर्स होते हैं उन्हें ना शेप्स के पराठे नहीं आते, जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है। मतलब नॉर्मली उनकी जो शेप्स होती हैं ना, वो ख़राब हो जाती हैं और फूलते भी नहीं हैं पराठे। मैं आज आपको ट्रायंगल और रेक्टेंगल की ना बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आपके एकदम फूले फूले सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे बनेंगे और आपको कोई भी ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, और एकदम परफेक्ट शेप बनेगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ना रोटी बेल ली है। पराठे को जब भी बनाना हो ना, तो पूरी एक रोटी बेल लेनी चाहिए, जिससे हमारी जो लेयर है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से बनती हैं। साथ ही साथ अब मैंने इसमें बीच में से ना आधा हिस्सा कट कर दिया है। बस आधा हिस्सा हमें कट करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं ट्रायंगल की शेप। ट्रायंगल की शेप इस तरीके से बहुत ही अच्छी बनती है। उसके बाद आपको जो भी घी बटर जो भी लगाना है अपने पराठे पे अंदर लेयर बनाने के लिए, वो लगा दीजिए पूरे पे। आपको ये नहीं है आधे में लगानी है, पूरे पे लगानी है। इससे क्या होगा कि आपको बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा ही मतलब बटर पसंद है, तो आप जो हम परत पलट रहे हैं उनको भी पलट सकते हैं, लगा सकते हैं बटर। और उसके बाद ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर दीजिए, जिस तरीके से मैंने किया है। अब इसमें ना आपको क्या होगा, ये ट्रायंगल शेप एकदम परफेक्ट बनेगी। आपको कुछ भी नहीं करना, और ये पराठा ना 100% फूलते हैं, क्योंकि हमारी जो लेयर्स हैं वो उनमें कट नहीं लगे बिल्कुल भी। सिर्फ हमने एक कट लगाया था, वो भी कट अंदर चला गया, जिसकी वजह से हमारे पराठे बहुत अच्छे से फूलते हैं। अब आप इसे नॉर्मली इस तरीके से बेल लीजिए। कोशिश कीजिए जो हमारे कोने हैं ना, वो अच्छे से बेल जाएं। वो कोने मोटे नहीं रहने चाहिए और कटने भी नहीं चाहिए, बहुत ही ईजिली बेल जाते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको बेल रही हूँ, और बहुत आसानी से बेल जाएंगे। अब उसके बाद मैं आपको इसको सेक कर भी दिखाऊंगी, और एकदम परफेक्ट तरीके से ना ये पराठा हमारा फूलेगा, और एकदम परफेक्ट ट्रायंगल शेप आई है। क्योंकि अगर हमारी लोई अच्छी बनती है ना, तो हमारी रोटी भी अच्छी बनती है। अगर आपकी जो लोई है वो टेढ़ी बेढ़ी होगी, तो आपकी रोटी भी परफेक्ट नहीं बनेगी, वो ज़रूर से टेढ़ी होगी। तो अब हम बना रहे हैं अपना रेक्टेंगल का पराठा, चौकोर पराठा। तो चौकोर पराठे के लिए हमें नाइफ़ वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप पूरे उस पराठे पे मक्खन लगा दीजिए, और उसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, जिस तरीके से मैंने किया है। इससे भी ना आपका पराठा बहुत बढ़िया तरीके से फूलेगा। अब देखिए, आप ट्रायंगल का पराठा है ना, अरे एकदम बढ़िया गुब्बारे जैसा फूल गया है। तो इस तरीके से आप जब भी पराठे बनाना पसंद करें ना, जिन्हें बिगनर्स हैं, जिन्हें बिल्कुल नहीं आते हैं बनाने, तो वो लोग भी इस तरह से बनाएंगे तो आपके पराठे 100% फूलेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये पराठे बनाने की टिप पसंद आ रही होगी। तो अब मैं आपको रेक्टेंगल पराठा बेल कर बताती हूँ। रेक्टेंगल पराठे को ना आपको राउंड राउंड नहीं बेलना है, लंबे लंबे शेप में ही बेलना है, जैसे हमारा चौकोर पराठा बनना चाहिए उसी तरीके से। अब रोटी की तरह हमें उसे गोल गोल नहीं बेलना है, वरना हमारी जो शेप है ना, वो ख़राब हो जाएगी। तो ट्रायंगल हमारा बन चुका है। अब देखिए, रेक्टेंगल जो चौकोर पराठा ना, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से फूलेगा। मैं इस तरीके से अभी आपको इसको सेक कर दिखाती हूँ। और मैं ज़्यादातर नॉर्मली ट्रायंगल पराठे बनाती हूँ इस तरीके से। नॉर्मल रोटी बेली और उसे पहले हाफ़ फोल्ड किया, फिर उसे दूसरी तरफ से फोल्ड कर दिया बटर लगा के। इस तरह से भी बहुत बढ़िया तरीके से एकदम परफेक्ट ट्रायंगल शेप आती है। और इस तरह से भी थोड़ा फूल खूब अच्छे से फूल जाते हैं, क्योंकि इसमें भी कट बिल्कुल नहीं लगता है। नॉर्मली हम उसे बस फोल्ड ही तो करते हैं। तो देखिए, मेरा ये चौकोर पराठा भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूला फूला आया है। तो आपको जब भी पराठे बनाने हो ना, कोई भी शेप देने में दिक्कत हो रही हो, तो आप इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो मेरी नेक्स्ट टिप है हमारे घर में जो फॉइल पेपर होता है ना, उसको लेकर। तो उसका हमें आज बहुत ही बढ़िया सा यूज़ करने वाले हैं, अपना जो मेडिक्योर और पेडिक्योर होता है ना, उसको लेकर। तो कई बार ऐसा होता है विंटर्स में, क्या कभी भी हमारे हाथ ना एकदम बेकार से हो जाते हैं, नाखूनों के आसपास पीली पीली गंदगी लग जाती है, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अब हमारे पास हर समय तो समय और पैसा नहीं होता है, जो कि हम बाहर जाकर अपने हाथों की क्लीनिंग या पैरों की क्लीनिंग करा पाएँ। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी टिप है, आप घर पर कर सकते हैं। फॉइल पेपर के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए, या फिर आप उसे पहले से ही ग्रेटर में ग्रेट कर लीजिए। ज़्यादा बारीक भी नहीं चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं चाहिए। तो नॉर्मली मैंने इसके इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं, और जो थोड़ा बहुत बड़े लग रहे थे, तो उसे मैंने ग्रेटर की मदद से और ज़्यादा छोटा कर लिया है। उसके बाद हम इसमें ना दो तीन चीज़ें और ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आपको थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, जितनी आपकी ज़रूरत हो। मैंने अभी सिर्फ हाथों के लिए बनाया है, इसलिए मैं थोड़ा बना रही हूँ। और उसके बाद आप डाल दीजिए इसमें आधा नींबू का रस। नींबू का रस आप आधा पूरा डाल दीजिएगा, क्योंकि हमें जो नींबू है ना, वो क्लीनिंग पर्पज़ से बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पर पूरा आधा जो नींबू का रस है, उसे अच्छे से निचोड़ दिया है।
अभी इसमें हमें एक खास चीज़ और ऐड करनी है, जिसके बिना जो हमारा ये सोल्यूशन है पूरा तैयार नहीं होगा। सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है ना, वो भी हमारी क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आज हम इससे ना घर की क्लीनिंग नहीं करने वाले हैं, अपने हाथ पैरों की करने वाले हैं। तो अब हम जब इसमें सोडा डालेंगे ना, तो तुरंत इसमें जो नींबू और सोडा का रिएक्शन है ना, वो बहुत ही जल्दी होता है, और इसी से हमारा जो मैनिक्योर और पेडिक्योर है ना, वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और साथ ही साथ जो कॉलगेट हमने डाला है वो भी बहुत अच्छे से काम करता है, और जो एल्युमिनियम फॉयल है ना, उससे हमारे नेल्स पे बहुत ही अच्छी शाइन आएगी। एल्युमिनियम फॉयल जो होता है, आप देखते होंगे कभी भी हमने बर्तन वगैरह, अगर हम कोई कुकर वगैरह घिसते हैं तो आप देखते होंगे कि उस पर एक अजीब सी शाइन आ जाती है। तो बस उसी से हम एल्युमिनियम फॉयल से आज अपने नेल्सों पर शाइन लाने वाले हैं। एकदम डल डल से हो जाते हैं कभी कभी, और विंटर्स में ये चीज़ ज़्यादा होती है गर्मियों की अपेक्षा। तो आप क्या कीजिए, 2 मिनट के लिए ना इसे अपने हाथों पे इस तरह से लगाते रहिए और धीरे धीरे मलते रहिए। ज़्यादा टाइट हाथ से मलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही हल्के हल्के हाथ से आपको रब करना है अपने नेल्स और जो फिंगर टिप्स होती हैं उन पर, क्योंकि इन फिंगर टिप्स पे ना हमारे गर्मियों के सीज़न में हम जो हरी हरी सब्जियाँ काटते हैं उनके निशान बन जाते हैं। पत्तेदार सब्जियों के ना निशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जो बहुत ही गंदे लगते हैं, हरे हरे काले काले से पड़ जाते हैं। तो अगर आप सर्दियों में एक हफ्ते में एक बार इस चीज़ को अपने हाथों पर कर लिया करेंगे ना, तो आपके हाथ बहुत ही अच्छे, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और एकदम वाइट क्लीन रहेंगे, और ना ही आपके नेल्स वगैरह गंदे होंगे। जो नेल्स डल हो जाते हैं ना, उन पे भी बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी। आप इस चीज़ को 2 मिनट तक करते रहिए, और 2 मिनट के बाद ना आप नॉर्मली सिर्फ सादा पानी से हाथ धोकर देखिएगा, आपके हाथ बहुत ही अच्छे साफ़ हो जाएंगे। तो मैं अभी आपको अपने हाथ धोकर दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल एकदम क्लीन हो गए हैं, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे हमने मार्केट जाके, अपने पार्लर पे जाके अपने इन हाथों का ट्रीटमेंट लिया है। तो इस तरह से आप हफ्ते में 1-2 बार कर लेंगे ना, तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं है, और 2-3 मिनट का काम है, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है इस चीज़ में। हमारी जो फिंगर टिप्स थी वो भी एकदम क्लीन हो गई हैं, क्योंकि हमारी सब्जी वगैरह काटने से जो निशान बन जाते हैं ना, वो भी साफ़ हो जाते हैं, और नेल्स भी बढ़िया हो गए हैं। तो अब इस सॉल्यूशन को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको अपने पैरों पर भी इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो टिप अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप है मेरी बेकिंग सोडा को लेकर। जब भी हम बेकिंग सोडा मंगाते हैं ना, तो कई बार ऐसे कागज़ के रैपर में आता है, तो उसे हम साथ ही साथ दूसरे कंटेनर में पलट देते हैं। तो इसको ना हम पलटते समय एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको पलट देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे मसाले में ऐसी होती हैं जो एकदम सफ़ेद सफ़ेद होती हैं, जिनको फिर बाद में पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आपको इस तरीके से अपना कोई भी सामान भरना हो ना, और कागज़ के रैपर में से जब भी आप इसे इस तरह से बॉटल वगैरह में किसी भी कंटेनर में ट्रांसफ़र करें, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इसको भरते हैं टाइट तरीके से बंद कर देते हैं, और फिर इसे हमें पहचानने के लिए ना एक खास ज़रूर काम करना चाहिए। तो मैंने ज़्यादातर पहले जो हमारे कंटेनर नए आए थे, तो इन पर ना मार्कर से नाम लिख दिया था कि इसमें क्या रखा है, लेकिन ये मार्कर जो है ना वो साफ़ हो जाता है, मिट जाता है हमारे जब हाथ लगते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जो ढक्कन की जगह है ना, यहाँ पर जो बेकिंग सोडा का रैपर है कागज़ का, इसमें से ना इसको थोड़ा सा कट कर लीजिए जहाँ पर हमारा सोडा लिखा हुआ है, तो उसको इस तरीके से कैंची की मदद से निकाल लीजिए। अगर आप कोई और मसाला रख रहे हैं ना, तो जिसकी डेट वगैरह होती है, एक्सपायरी डेट वगैरह, उस हिस्से को निकाल कर ना अपने जिस कंटेनर में आपने इस मसाले को भरा है उसी पर चिपका दिया करिए। इससे क्या होगा, इसे बिल्कुल भी पहचानना आसान हो जाएगा, और साथ ही साथ इसकी डेट वगैरह भी रहेगी। तो बेकिंग सोडा पर कोई डेट नहीं थी, क्योंकि ये छोटा वाला पैकेट था, तो इसलिए इसमें सिर्फ सोडा लिखा हुआ है। तो मैंने इसके सोडा को 2 साइडेड टेप ले ली है, और इसकी मदद से इसके ढक्कन की जगह पर चिपकाऊंगी। इस काम को ना ढक्कन पर ही करना चाहिए, क्योंकि ढक्कन की जगह पे ना हमारा हाथ इस तरीके से नहीं लगता है कि ये चीज़ छूट जाए। तो मैंने यहाँ पर इसे ढक्कन की जगह पर सोडा लिखा हुआ था वो चिपका दिया है। इससे हमें अब कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस कंटेनर में क्या रखा हुआ है। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है घर में जो पुरानी दवाई वगैरह की डब्बी होती है ना, उनको लेकर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले गैस को ऑन कर लिया है, और इस पर रख दिया है फोक गर्म होने के लिए। ये मेरा बेकार पुराना फोक है, जिसे मैं इसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जो डब्बी होती है ना, इनकी प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है,
और उनका हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आज इसका एक बहुत छोटा मोटा सा एक टूल बनाने वाली हूँ, जिससे ना हमारा घर का बहुत सारा जो काम खराब हो जाता है उसे हम सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें फोक की मदद से ना चारों तरफ पूरे डब्बे में छेद कर लिए हैं, ऊपर नीचे ढक्कन वगैरह सब में। और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम कपूर की गोलियाँ। ये कपूर नहीं है, जो कपड़ों में रखने वाली गोलियाँ होती हैं ना, वो हैं। तो उनको हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम इस डब्बी को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर हमारा ना बहुत सारा नुकसान हो जाता है। जैसे कि आप इसे चाहें तो अपने कपड़ों की अलमारी में भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है, हम डायरेक्ट अगर कपड़ों में ऐसी गोलियां डाल देते हैं ना, तो उससे गोलियों की जो स्मेल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आती है। और अगर हम इस डब्बी को रखते हैं तो उससे हमारी गोलियों की स्ट्रॉन्ग स्मेल कम हो जाती है। तो मैं इसे यहाँ पर रखने वाली हूँ अपनी जो क्रॉकरी वगैरह रखती हूँ, बर्तन वगैरह रखती हूँ, उस वाली अलमारी में। क्योंकि इन जगहों पर ना झींगुर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर कॉकरोचेस बहुत हो जाते हैं, क्योंकि इन जगहों पर सीलन हो जाती है। तो इसकी डब्बी को रखने से ना यहाँ पर कॉकरोच वगैरह बिल्कुल नहीं होंगे इस तरह से, और स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा कम आएगी। तो हमारे बर्तनों में स्मेल नहीं आएगी, सिर्फ अलमारी में रहेगी। तो इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप है मेरी मूंगफली के छिलकों को लेकर। सर्दियों में मूंगफली तो सबके घर में खाई जाती हैं और खानी भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं सर्दियों के बादाम होती हैं मूंगफली। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इन छिलकों को ना फेंक देते हैं। मैं आज आप इनको ना इन छिलकों का बहुत ही अमेजिंग सा इस्तेमाल बताने वाली हूँ। और उसके लिए आपको कोई ज़्यादा झंझट नहीं करना है, बस आपको छिलके लेने हैं और उसे डाल देना है मिक्सी के जार में। ग्राइंडर कर लीजिए आप इन्हें। मिक्सी के जार में डालने के बाद ना आप इसका फ़ाइन पाउडर बना लीजिए। ज़्यादा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही बारीक पीसें, जितना ईज़िली आपकी मिक्सी में ईज़िली पिस जाए, बस उतना ही पीसना है आपको। तो मैंने यहाँ पर इसको पीस कर तैयार कर लिया है और देखिए इतना अच्छे से पिस गया है। क्योंकि सूखे छिलके होते हैं और बहुत ही बारीक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है पिसने में। और उसे मैंने निकाल लिया है प्लेट में। अब हम इसका ना बहुत अच्छा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में पेड़ पौधे लगे हों तो आप पेड़ पौधे में डाल दिए, या फिर आप लोग अगर चूल्हा वगैरह जलाते हैं, या आग जलाते हैं, तो उसके लिए भी आप इन मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको पीसने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इसका पाउडर बना लिया और इस पाउडर को लेकर चलते हैं अपने तुलसी के गमले में। तो ज़्यादातर घर में सबके तुलसी तो होती हैं, और नहीं होती हैं तो और सारे प्लांट्स होते हैं। तो उनमें ना आप इस पाउडर को डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो पौधे हैं ना वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। क्योंकि मिट्टी ना ठोस नहीं होनी चाहिए, इससे मिट्टी एकदम पोली रहती है, जिससे पानी को, पौधों को ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छे से मिल जाती है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप है मेरी कढ़ाई को लेकर। देख सकते हैं आप मेरी कढ़ाई ना बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, बहुत ज़्यादा। अब इसको साफ़ करना ना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन मैं आज आपको ऐसी टिप बताऊंगी, बहुत ही ईजिली आप अपनी कितनी भी गंदी कढ़ाई हो, चाहे लोहे की हो, स्टील की हो, या फिर हो एल्युमिनियम की, सबको बहुत आसानी से साफ़ कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया थोड़ा सा बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा नींबू का रस। आधा डाल दीजिए, या फिर आपके पास ज़्यादा है तो आप एक नींबू का रस डाल दीजिए। मैं यहाँ पर एक नींबू का रस का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मेरी कढ़ाई ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो मैंने यहाँ पर एक नींबू का रस बहुत अच्छे से निचोड़ लिया है। और नींबू का रस और बेकिंग सोडा है ना, वो क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चाहे एल्युमिनियम हो या सिल्वर हो या फिर कॉपर हो, कोई भी चीज़ हो, आप इन चीज़ों को बहुत ईजिली साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें गर्म पानी। जी हाँ, इस वक्त ना गर्म पानी ही डालना चाहिए, या फिर आप इसको कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए पानी डालकर। मैंने यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए मुझे कढ़ाई गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद ना आप इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, जिससे कि ये जो थोड़ा सा गंदगी है वो गल जाए। बीच बीच में कढ़ाई को आप थोड़ा हिला सकते हैं। तो यहाँ पर अब उसके लिए हम साफ़ करने के लिए लेंगे दवाई के रैपर। दवाई के जो हार्ड वाले रैपर होते हैं ना वो भी ले सकते हैं, लेकिन जो ये सॉफ्ट वाले रैपर होते हैं ना, ये और ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। क्योंकि इनमें जो एल्युमिनियम होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन वो हमारे हाथों को सॉफ्ट लगती है। और इससे ना बहुत जल्दी आपके कुकर, कढ़ाई, तवा वगैरह सब बहुत जल्दी ईजिली साफ़ हो जाते हैं। देख सकते हैं आप, ज़रा सा मैं उसको बस लगाती जा रही हूँ और कढ़ाई हमारी बिल्कुल साफ़ होती जा रही है। काला काला गंदगी जो है वो पूरी निकलती जा रही है। तो इस तरह से मैं अपनी कढ़ाई को रगड़ कर और बहुत आसानी से साफ़ कर लूँगी। आप लोग भी तवे, अगर आपके तवे वगैरह होते हैं ना, जो पराठे वगैरह बनाने के बाद चिकनाई जम जाती है, और वो जिद्दी से जिद्दी चिकनाई है ना, वो भी इस तरीके से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और जो दवाई के रैपर है ना, ये बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं। और एक बार में नहीं, ये दवाई का रैपर ना आपकी कम से कम 10-12 दिन तक चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी घिसता नहीं है, ख़राब नहीं होता, टूटता नहीं है।
इसलिए मुझे ये जो सॉफ्ट वाला दवाई का रैपर होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देख सकते हैं आप कितना जल्दी ये कढ़ाई मेरी साफ़ हो रही है और मुझे ज़्यादा कोई रगड़ा पट्टी नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ऑलमोस्ट पूरी कढ़ाई साफ़ हो चुकी है और ये बिल्कुल भी नहीं घिसा है। तो मैं अब आपको इसको साफ़ पानी से धोकर दिखाऊंगी और देखिए पानी कितना काला काला हो चुका है, पूरा पानी हमारा गंदा हो गया है। तो चलिए श्रिंक की तरफ चलते हैं और मैंने इसमें पानी चला दिया है और पानी चलाने के बाद देखिए बस नॉर्मल पानी से ही धोया है मैंने, इसमें साबुन सर्फ किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। और अब हम दवाई के रैपर को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, इसे संभाल कर रखेंगे। तो देख सकते हैं आप कढ़ाई एकदम बिल्कुल साफ़ हो गई है, एकदम नई जैसी लग रही है। तो इस तरह से आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी टिप पसंद आई होंगी। और साथ ही साथ ना इसे तुरंत सूखे कपड़े से पोंछ कर रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लोहे की कढ़ाई होती है ना उसमें जंग बहुत जल्दी लगती है। तो इस तरह से आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।